Good morning students, welcome back to the channel, and in this lecture we discuss about what? The structure of atom, class 11 chapter. Okay, so बच्चे in the previous lecture we discussed about the discoveries of subatomic particles like electrons, protons and neutrons. That means till now we come to know that atom consists of how many subatomic particles? 3 subatomic particles: electron, proton and neutron. As we all are aware about it, that electron is negative in nature, positive charge is on proton and neutron is having neutral charge. That means no charge is present on that neutron. So beta, in this lecture we are going to discuss about that yes, तीनों चीजें हमें पता है कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन वो किस तरीके से अरेंज है. दैट मीन्स देयर अरेंजमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर एटम के अंदर है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेबिलिटी किस तरीके से वो लोग अरेंज कर पा रहे हैं. समझ रहे हो ना बेटा, बिकॉज एटम इज स्टेबल, स्टेबल है तभी तो सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. इफ इट इज नॉट स्टेबल, अगर होता ही नहीं स्टेबल तो कुछ भी क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. दैट मीन्स इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 मेन इंपॉर्टेंट मॉडल्स. ओके बच्चे, जो ये लेक्चर है ये तुम रिलेट कर पाओगे अपने 9th क्लास के चैप्टर से, बिकॉज 9th में भी हमने तीनों मॉडल्स पढ़े हैं, बहुत ब्रीफ पढ़े हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 11th स्टैंडर्ड है तो उन्हें और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट मॉडल इज थॉमसन, जो जे थॉमसन ने प्रपोज किया. सेकेंड वन इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड द थर्ड वन इज बोहर मॉडल ऑफ एन एटम. अभी तक सिर्फ 3 ही मॉडल्स के बारे में पता है, लेकिन आगे हम किसके बारे में बात करेंगे कि क्वांटाइजेशन अब क्या बोलती है, यानी कि क्वांटम केमिस्ट्री कहां से, किस तरीके के मॉडल के बारे में बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट मॉडल is about Thomson model of an atom. The another name of this model is watermelon model or the plum pudding model. Plum pudding, or you can say that what, watermelon. Okay, so beta Thomson जो साइंटिस्ट थे, the name of scientist is जे थॉमसन. तो जे थॉमसन जो थे उन्होंने देखा कि तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, तीनों चीजें प्रेजेंट है तो मैं इसको किस तरीके से रिलेट करूं. इन्होंने रिलेट कर दिया किसके साथ, वाटरमेलन के साथ. थॉमसन मॉडल ने बोला कि ये क्या है, एटम जो है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज चीजें हैं, वो क्या है, फिक्स. जैसे कि क्या होते हैं, वाटरमेलन के अंदर सीड्स फिक्स होते हैं, तो इसने नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. और जो बाकी रेड ईटेबल पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसे क्या रिप्रेजेंट किया, उसे रिप्रेजेंट किया कि ये रेड ईटेबल पार्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव. दैट मींस क्या है, प्रोटॉन्स. सिंपल सी चीज बोली, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया वो इन्होंने बता दिया. क्या इस मॉडल से क्या पता लगा, वाटरमेलन मॉडल से, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज जितने भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फिक्स है अपनी पोजीशंस पे. सेकंड, जो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है वो कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो पूरे के पूरे एरिया में स्प्रेड आउट है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड द प्रोटॉन. तो अब इस मॉडल से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली. फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिक्स्ड हैं, दैट मींस पोजीशन इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, फिक्स कर दी. सेकेंड क्या बात बोली गई, सेकेंड बात बोली गई कि जो भी मास है, बिकॉज हमें पता था चार्ज टू मास रेशियो से हम इन सबका मास पहले ही निकाल चुके, लेक्चर नंबर 1 में मैं टेबल भी बना चुकी हूँ ऑलरेडी. ओके, तो मतलब इनको पता था कि कुछ ना कुछ मास है, तो इन्होंने बोला कि जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा कि अगर आप इसका एक पोर्शन कट करोगे, यहां से कट करो या यहां से कट करो, अगर वो सेम ही है मेजरमेंट में तो उनका मास भी क्या है, सेम, यानी कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा मास इकट्ठा हो रखा है और कहीं पे कम मास इकट्ठा हुआ है. ओके, तो दैट मींस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बताई, वो क्या बताई बच्चे, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स थे, यूनिफॉर्म मास की क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है.
एंड ओवरऑल एटम की क्या बताई, न्यूट्रलिटी। क्या बताई बच्चे, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या, इसने बोला, थॉमसन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल है का मतलब क्या हुआ, दैट मींस प्रोटॉन भी प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट थे, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट ओवरऑल इसके ऊपर कोई भी चार्ज एटम के ऊपर नहीं होगा। ओवरऑल क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो ये तो है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा पढ़ने की इसके बारे में हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज बेटा जो पुराने मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि जो स्टडी है वो किस तरीके से प्रोसीड कर रही है, ओके कि थॉमसन ने पहले क्या सोचा, साइंटिस्ट जो है, फिर धीरे धीरे करके एटम किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीटली डिस्कवर हो गया। तो फर्स्ट जो ये चीज आई, इन्होंने अपना प्रपोज कर दिया, उससे सिर्फ इतना पता लगा क्या, इलेक्ट्रॉन फिक्स है, गुड, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अंदर, और एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जब इन्होंने ये बात बोली तो सेकेंड जो मॉडल हम निकल के आया, वो सेकेंड मॉडल क्या था हमारा, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ओके। तो रदरफोर्ड्स जो मॉडल ऑफ एटम था, यानी कि जब फर्दर स्टडीज होने लगी इनके इस पूरे के पूरे जो इन्होंने पूरी डेफिनेशन दी हमें कि स्ट्रक्चर कैसा था, प्रेडिक्शन बताई, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हुए, उनका ध्यान इसकी तरफ गया कि हाँ हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखना चाहिए। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सेट किए, लेकिन जो उनकी ऑब्जर्वेशन आई वो थॉमसन मॉडल क्या नहीं कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया। दैट मीन्स दिस मॉडल इज नॉट कंपेटेबल विद द रिसर्च स्टडीज ऑफ अदर साइंटिस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, गॉट इट। सो अगर मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल होने के बाद मॉडल के अब जो नया साइंटिस्ट आए जिनका एक्सेप्ट जो बाकी साइंटिस्ट के कंपैरेटिवली एक बेटर मॉडल लेके आए, वो थे कौन, रदरफोर्ड। अब सबको पता है रदरफोर्ड का नाम आते ही डायग्राम सब बना लेंगे फटाफट कि हमारे पास कोई एक अल्फा सोर्स पार्टिकल है, हमने उससे रेडिएशन निकाल ली, ये हमने क्या लगा दी बच्चे, स्लिट, ताकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से फॉरवर्ड किया जाए। किसके ऊपर फॉल कराएंगे, गोल्ड फॉइल के ऊपर, गोल्ड फॉइल पर डालेंगे, ये क्या होगी, कवरिंग हमारी। इस कवरिंग पे कोटिंग किसकी लगती है, कोटिंग जिंक सल्फाइड की कोटिंग। किसकी कोटिंग है बेटा, जिंक सल्फाइड की, ओके। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। So this is a coating of what? Zinc sulfide. Zinc sulfide की कोटिंग लग गई है, ठीक है। अब अल्फा रेज आ रही हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हुई, अल्फा रेज आई, टकराई, टकराने के बाद कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे डेविएट हो गई, मैक्सिमम मेजॉरिटी में पास हो गई, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हो रही है। एंड आउट ऑफ 20,000 सिर्फ एक ही रे थी जो क्या हुई, वापस मुड़ के बाउंस बैक की। सबको पता है ये सारा मॉडल जो अभी मैंने ड्रॉ किया, ये ड्राइंग सबको आती है, ठीक है, 9th क्लास से ये ही ड्रॉ करते आ रहे हैं। लेकिन बेटा मेरे लेक्चर्स का मेन फोकस वो नहीं है जो तुम्हें आता है, मेरे लेक्चर का मेन फोकस क्या है, तुम्हारे कंसेप्ट्स। अब इतना इजीली ये ड्रॉ करके आप लोग क्या करते थे 9th में, ऑब्जर्वेशन, एजम्पशन, पोस्टुलेट्स, ओके, क्या उसने बोला इस मॉडल के बाद, उन सबको क्रैम करते थे। 10-12 पॉइंट्स होते हैं रिपीट में, आप उन्हीं को बार बार क्रैम करते थे और एग्जाम में लिखाते थे। लेकिन सिंपल सी बात, कुछ भी क्रैम नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट को समझो। जब ये पूरा का पूरा उन्होंने सेटअप बिठाया, अब मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, ऐसा तो नहीं उसे पहले से पता था मैं गोल्ड फॉइल ले लूं, नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं पता था पहले से सोचा कि मैं अल्फा सोर्स ले लूं। बेटा इन्होंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स किए, उसके बाद ये एक पर्टिकुलर सेट था जब उन्होंने अल्फा सोर्स लिया, एक गोल्ड फॉइल ली, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में क्या होता है बेटे, अगर आपकी कोई भी रे स्ट्राइक करती है तो क्या होती है, हमारे पास कोई भी रे स्ट्राइक करती है तो ये शाइन करता है, ओके। ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी, क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी। तो अब रदरफोर्ड मॉडल ने जब मॉडल बिठाया, अब सबसे पहले बात की गोल्ड फॉइल क्यों ली, अल्फा सोर्स ही क्यों लिया, ठीक है ना। पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कुछ और क्यों नहीं लिया, कुछ और भी लिया होगा बच्चे, लेकिन वो स्टडी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब अल्फा सोर्स के साथ क्या था, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फा होता क्या है। अल्फा जो होते हैं वो क्या होती है, तो पॉजिटिवली चार्ज रे होती है, यानी कि ये 2 ऑफ हीलियम 4 से बनी, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 यूनिट्स।
4 यूनिट मास, दैट मीन्स हैवी है। क्या है? हैवी है और पॉजिटिव चार्ज है। ये दो चीजें पता लगी। दूसरा गोल्ड फॉयल। अब गोल्ड फॉयल लिखने से ही गोल्ड फॉयल नहीं है बच्चे, यहाँ पे है थिन गोल्ड फॉयल। कितनी थिन? अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर्स। इतनी ज्यादा फाइन लेयर ली इन्होंने किसकी? गोल्ड फॉयल की। अब 9th क्लास में क्वेश्चन होता था, अगर हम गोल्ड फॉयल की जगह कोई और मेटल रिप्लेस कर दें तो क्या ऑब्जर्वेशन वेरी होंगी? ये अभी मैं क्वेश्चन पुट ऑन कर रही हूँ। जब मैं इस मॉडल को समझा दूंगी आंसर तुम अपने आप से समझ जाओगे कि क्या आंसर होना चाहिए। तो पहली बात, अल्फा सोर्स ले लिया, गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल बहुत ज्यादा थिन ली। अब ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनो। अब एक मैं तुम्हें कॉमन लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। मान लो मेरे पास हाथ में पत्थर है, पत्थर इज हैवी, और सामने एक पेपर है, पेपर बहुत लाइट होता है। दिमाग में क्या आता है, अगर मैं पत्थर को पेपर पे फेंकूंगी तो पत्थर क्या होगा? पेपर के आर पार चला जाएगा और पेपर क्या होगा हमारा? टियर अपार्ट, दैट मींस फट जाएगा, होल बन जाएगा। जैसे ही आपने पत्थर थ्रो किया पेपर के ऊपर, बहुत थिन शीट के ऊपर, बिकॉज पेपर क्यों ले रही हूँ? बहुत थिन शीट। कैसे रिलेट करो? गोल्ड फॉयल के साथ। क्यों? गोल्ड फॉयल की भी क्या थी? बहुत ही फाइन, बहुत ही थिन शीट थी। तो अगर आप एक पत्थर को बहुत फाइन शीट के ऊपर स्ट्राइक करते हो बच्चे, तो क्या ऑब्जर्व है? कॉमन सेंस क्या कहती है कि वो पत्थर क्या होगा? पेपर को फाड़ के अदर साइड, यानी अपोजिट साइड पे गिर जाएगा। इन्होंने भी यही सोचा। कहते कि मैं अल्फा सोर्स ले रहा हूं, इतना हैवी सोर्स ले रहा हूं, एक पतली सी थिन फॉयल पे अगर मैं स्ट्राइक करता हूं तो होना क्या चाहिए कि अल्फा सोर्स डायरेक्टली क्या होगा? इसको पास करके सीधा डायरेक्ट चला जाएगा। कभी भी ये इमेजिन नहीं किया होगा तुमने कि हो सकता है कि पत्थर जो है वो पेपर पे लग के तुम्हारे पास आके गिरे। क्या कभी ऐसा सोच सकते हैं हम कि मैं पत्थर फेंक रही हूँ, वो पेपर से स्ट्राइक होकर वापिस आ रहा है? नहीं इमेजिन होता। लेकिन यहाँ पे वही चीज हुई। इतना हैवी पार्टिकल था, इतनी फाइन थिन शीट के ऊपर फेंका गया। ऑब्जर्वेशन क्या, इन्होंने क्या सोचा एक्सपेक्टेडली कि क्या होंगी? सारी की सारी अल्फा रेज पास हो जाएंगी, या फिर हमें ये पता था कि इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है कुछ, तो हल्की फुल्की डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बिकॉज पहले ही समझ चुके बच्चे कि पॉजिटिव पॉजिटिव दे रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, like charges repel each other and positively charges they attract each other. तो that means पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हमें पता है कि ये गोल्ड है, गोल्ड भी एटम से मिलके बना, तो उसके पास भी कुछ पॉजिटिव होगा। हो सकता है हल्की फुल्की डेविएशन कहीं ना कहीं आ जाए, लेकिन ये पास तो हो जाएंगी। सोचा था ये, लेकिन साइंस में जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, और वही हमारी डिस्कवरीज का सबसे मेन सोर्स होता है। तो सोचा तो ये कि पास हो जाएंगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या रही? ऑब्जर्वेशन क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनते रहना। क्या ऑब्जर्वेशन हुई? जब अल्फा ने स्ट्राइक की, लार्ज नंबर में क्या हो गई? लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस या लार्ज नंबर ऑफ रेज यू कैन से पास, वो तो पास हो गई। स्मॉल रेज deviates at small angle। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ वही लिखो। क्या दिखा? मैक्सिमम क्या हो गई? पास। कुछ थी जो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या हो गई? डेविएट। एंड 1 out of how many? 1 out of 20,000 रेज क्या हुई? बाउंस बैक। क्या हुई? बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब टकरा के वापस आ गई। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला? यहीं पे इसी के कंपैरिजन में चलो, इनमें हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा? यहाँ पे कंक्लूड ये करो, अगर उसने कहा लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस पास, अगर आप किसी चीज पे दूसरी चीज फेंक रहे हो और वो सीधी की सीधी चली जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेस था। अगर ये मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, मैं ये मार्कर इसके ऊपर फेंकूंगी, क्या ये उसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें स्पेस है, मेरी फिंगर्स ओपन है, दैट मींस अब इनके बीच में क्या है? स्पेस है। तो अगर अब मैं मार्कर फेंकती हूं तो चांसेस हैं कि वो पास हो जाएगा। पास एक ऑब्जेक्ट में से दूसरी चीज कब पास करेगी? जब उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। दैट मीन्स अगर बहुत सारी रेडिएशन चली गई, दैट मीन्स लार्ज पोर्शन क्या है? लार्ज पोर्शन जो है किसका बेटा? एटम का। वो कैसा है? एम्प्टी।
दैट मीन्स वो स्पेस मैक्सिमम एटम में स्पेस जो है वो क्या है, खाली है, इसी वजह से तो लार्ज रेडिएशंस पास आउट हो गई। सेकेंड, उन्होंने बोला कि स्मॉल रेज थी जो वो डेविएट कर रही हैं हल्की फुल्की। हमारे पास क्या है, स्मॉल एंगल्स पे क्या हुई, नंबर ऑफ रेज डेविएट हो रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज डेविएट तभी हुई ना क्योंकि पॉजिटिव आ रहा था, अल्फा हमें पता है इट इज पॉजिटिव इन नेचर, तो पॉजिटिव आ रहा था, डेविएट हो रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। एंड स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हुई, दैट मीन्स सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रखा है, यानी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। थर्ड, क्योंकि बेटा अगर सेंटर में नहीं होता कहीं और प्रेजेंट होता तो डेविएशन उसी हिसाब से वेरी हो जाती, लेकिन अगर वो सेंटर में प्रेजेंट है इसी वजह से डेविएशन क्या हो रही है, स्मॉल। अब उन्होंने कहा 1 आउट ऑफ हाउ मेनी, 20,000 रेज, बहुत सारी रेज डाली गई, आउट ऑफ 20,000 सिर्फ एक ही बाउंस बैक कर रही है। इसका मतलब क्या, सिर्फ एक ही रे ऐसी थी जो एग्जैक्टली उस पॉजिटिव पार्ट से टकराई और रिपेल हो गई 180 डिग्री पे। कितने पे रिपेल हो गई बच्चे, 180 डिग्री पे रिपेल हो गई। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है ये बहुत ही किसमें है, स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है, और सारा का सारा मास भी कहाँ है, सेंटर में। मास कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, बहुत सारी पास हो रही है क्योंकि स्पेस खाली था, कुछ एंगल्स पे डेविएट हो गई, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ प्रेजेंट था, सेंटर में प्रेजेंट था। दूसरी बात, सिर्फ एक ही वापस आई 20,000 रेज में से, इसका मतलब क्या, कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल स्पेस में कंसाइज्ड है, और सारा का सारा मास कहाँ लाई करता है, सेंटर में लाई करता है। तो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था। कुछ भी क्रैम नहीं करना, जो यहाँ दिख रहा है उसको ऑब्जर्वेशन लिखो, और इसी ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर देंगे, कंक्लूजन को कंक्लूड आउट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अब बात आ गई इसके बाद, रदरफोर्ड मॉडल तो ड्रॉ हो गया, ठीक है, बेटर था थॉमसन से, हाँ बिल्कुल बेटर था, लेकिन एक चीज ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कंक्लूजन में इन्होंने ये तो बोल दिया, रदरफोर्ड तक का क्या बोल दिया, कि सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब बात आई बच्चे यहाँ पे ये कि मानो अगर हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वी ऑल नो दैट, सेंटर में कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इतना तो बोल के गए, रदरफोर्ड ने इतना तो बोला कि सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जो चार्ज सेंटर में है, मास सेंटर में है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है हमारी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर स्फीयर में रिवॉल्व कर रहा है। ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन हमें ये पता है कि अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही वो रिवॉल्व करेगा, जैसे ही वो क्या करेगा, ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये रिवॉल्व करते करते क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट करेगा। अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर रेडिएट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, के कैप्चर। क्या बोलते हैं बेटा, के कैप्चर। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, अब मान लो जैसे धरती है, धरती सन के चारों तरफ क्या है, घूम रही है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। हम ये सोच सकते हैं कि क्या धरती जो है वो घूमते घूमते कभी सूरज के अंदर चली जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन में बोल रही हूँ कि कोई चीज घूम रही है तो वो क्या होगी, धीरे धीरे घूमते घूमते कहाँ चली जाएगी, न्यूक्लियस में चली जाएगी। लेकिन ऑन द अपोजिट साइड में क्या बोल रही हूँ, सन है, वी ऑल नो, अर्थ है। मैं ये कह रही हूँ कि अर्थ घूमेगी तो इसी पाथ में घूमेगी, ये क्या होगी, ये कभी भी सन के साथ नहीं टकराएगी। ये बात भी मैं आपको बता रही हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, घूम तो दोनों दो चीजें हैं, एक सेंटर में प्लेस है और दूसरी चीज घूम रही है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज, जबकि अर्थ क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, तो मतलब ये जो घूमने वाला कंसेप्ट है ये किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पे। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वो
एसेलरेट करेगा। अगर एसेलरेट करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एनर्जी रिलीज होती जा रही है तो धीरे 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 आफ्टर सम टाइम क्या होगा, के कैप्चर हो जाएगा। अगर के कैप्चर हो जाता, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में चला जाए तो एटम तो अनस्टेबल हो गया, यानी कि एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। अगर एटम ही अनस्टेबल हो गया होता तो क्या कोई चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती? नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो अगर एटम ही अनस्टेबल हो गया दैट मीन्स कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्स में। लेकिन हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, यूनिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एटम तो अनस्टेबल है नहीं, एटम तो क्या है, स्टेबल है, तभी तो सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन इस मॉडल से तो हम बता नहीं पा रहे एटम की स्टेबिलिटी। तो लिमिटेशन, यही तो है रदरफोर्ड की लिमिटेशन, कि भाई रदरफोर्ड मॉडल बता के तो गया न्यूक्लियस के बारे में और इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन के बारे में, लेकिन अगर वो रिवॉल्व करता तो के कैप्चर हो जाता, और के कैप्चर हो जाता तो एटम अनस्टेबल हो जाता, जबकि हमारा एटम तो स्टेबल है। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ योर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब यहां से जो दिक्कतें शुरू हुई, इतना बता के गए कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये घूम भी रहे हैं। अब जो बोहर आया, बोहर के पास क्या थी, बोहर को लिमिटेशन दूर करनी थी, किसकी, रदरफोर्ड की। बोहर्स मॉडल में क्या था बेटा, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब ध्यान से सुनो, बोहर्स मॉडल में हमारे पास क्या चीजें थी, बोहर मॉडल आया क्यों, बोहर मॉडल आया ताकि वो क्या कर सके, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की लिमिटेशंस को दूर कर सके। अब जो रदरफोर्ड ने बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल दिया। रदरफोर्ड ने किसके बारे में बोल दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल दिया। रदरफोर्ड ने हमारे पास उसकी मूवमेंट के बारे में बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन जो के कैप्चर वाली क्या थी बेटा, जो के कैप्चर की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुई, क्लियर नहीं हो पाई। अब उसी को क्लियर करने के लिए जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है बोहर। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, अब देखो बोहर में क्या दिक्कत हुई, रदरफोर्ड जो बता के नहीं गया बेटा, वो ये नहीं बता के गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो फिक्स्ड पाथ में है या डिस्क्रीट में है, ठीक है। यानी कि इतना पता लग गया कि भाई एक पॉजिटिव सेंटर है जिसमें प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। ये पता लग गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन पता लगा, पॉजिटिव है, सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, रदरफोर्ड ये बता गया। लेकिन किस पाथ में घूम रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा क्या हुआ, रदरफोर्ड बता के ही नहीं गए कि भाई पाथ तो बता के जाओ। तो अब स्मार्ट वर्क किसका, बोहर का, क्योंकि बोहर के स्मार्ट वर्क ने क्या किया, बोहर ने और कुछ ना करके क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई किया, जिस पाथ को इन्होंने क्या बोला, एनर्जी शेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, एनर्जी शेल, या फिर क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, ऑर्बिट बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या, बोहर क्या समझा गया, बोहर सिर्फ ये समझा गया कि भाई देखो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते तो के कैप्चर हो जाएगा। बोहर ने फिक्स कर दी, फिक्स पाथ एंड फिक्स एनर्जी। यानी कि बेटा इसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात नहीं की, इसने बोला कि जिस जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं है कि वो कहीं भी घूम रहा है, पॉजिटिव सेंटर था, ऐसा नहीं है वो कहीं भी घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का एक पाथ फिक्स है कि ये इसी सर्कल में घूमेगा। बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं लेकिन वो फिक्स्ड हैं सर्कल की, ये इन्हीं सर्कल्स में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और उन सर्कल की एनर्जी फिक्स कर दी। अब यानी कि अगर मेरे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, समझ रहे हो, दो सर्कल हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन है। चलो एक में इलेक्ट्रॉन मान लो, अंदर वाले सर्कल में इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसकी एनर्जी 5 जूल है, ठीक है, और इस सेल की एनर्जी 10 जूल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा इस वाले ऑर्बिट में, फर्स्ट वन में, तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, 5 जूल ही रहेगी। क्यों, क्योंकि
क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी 5 जूल है। अगर वो रेडिएट करेगा भी तो, यानी कि अगर वो धीरे 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 क्या होगा, अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वो 3 जूल में हो जाए, तो अगर कोई 3 जूल का है शायद, तो वो क्या होगा, इसमें जंप कर जाएगा। अगर मैं नीचे से एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो 5 जूल वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 10 जूल वाले में चला जाएगा। समझ में आई? 3 पाथ थे, 3 जूल का, 5 जूल का और 10 जूल का। समझ रहे हो? अगर वो 5 जूल में घूम रहा है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, 3 जूल वाले ऑर्बिट वाली एनर्जी में आ जाएगा। अगर मैं उसे एक्साइट करती हूँ एनर्जी देके, तो 5 जूल वाले ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अगर उसकी एनर्जी 10 जूल हो गई तो वो कहाँ जाएगा, 10 जूल में जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनना, ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन, ये 3, 5 और 10 था ना बेटा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके 6 में आ जाए। क्यों? 6 में कोई भी ऑर्बिट ही नहीं है, यानी कि एनर्जी भी फिक्स्ड है, पाथ भी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि वो बीच में 5 से अगर 10 का ही आना है बच्चे पाथ, तो 10 का ही आएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन को 5 वाले को 5 जूल एनर्जी और नहीं मिल जाती 10 बनने के लिए, तब तक वो 5 जूल से एक्साइट होके 10 जूल वाले ऑर्बिट में नहीं जाएगा। यानी कि अगर उसकी 9 जूल एनर्जी भी है, ऐसा नहीं है वो बीच में स्पेस में कहीं तैरता मिलेगा आपको। दैट मीन्स इसने क्या किया, फिक्स कर दी क्या चीज बेटा, पाथ एज वेल एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना करते ही और क्या बता गया, ये अपनी बता गया शेल, KLMNN, KLMN। इसने क्या कर दिया बेटा, शेल के नाम भी बता दिए। बोहर है अपना मॉडल बता रहे हैं, शेल फिक्स कर दी, शेल फिक्स कर दी, फिक्स शेल, और ऑर्बिट, एनर्जी फिक्स कर दी, एनर्जी फिक्स, और क्या फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड इन अ शेल, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में आएंगे वो फिक्स कर दिया। फिक्स किया 2n² के फॉर्मूला से। किससे फिक्स किया बेटा, 2n² के फॉर्मूला से, जहां पे n जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारी नंबर ऑफ शेल। k के लिए n की वैल्यू 1, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, 2 × 1² इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि k शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो l की बात करते हैं बेटा, तो n क्या है, 2, 2 × 2n², 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली m एंड सिमिलरली n, m में ऐसे ही करोगे बेटा तो कितने आएंगे हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 4 4 जा 16 × 2, that is 32 electrons. So they are the maximum number of electrons that can be contained in these particular shells. अब बोहर मॉडल ने क्या क्या फिक्स कर दिया, पाथ, वेरी गुड, एनर्जी, वेरी गुड, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू कैन फिल इन दैट पर्टिकुलर शेल, वो भी फिक्स कर दिया। अब बोहर ने एक बात और बोली, बोहर ने क्या बोला कि बच्चे जो भी हमारी शेल है, जो भी हमारी क्या होगी, आउटर शेल होगी, वो कोशिश करती है क्या ऑक्यूपाई करने की, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की। क्या इलेक्ट्रॉन्स कितने करने की बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां से बात आती है किसकी, ऑक्टेट रूल की। किसकी बात आती है बच्चे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, जितने भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं वो सब क्या चाहते हैं, अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, 8। 8 का मतलब होता है ऑक्टेट। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि जो भी एलिमेंट है खुद को स्टेबल करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहता है अपनी आउटर शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। लेकिन 2 एक्सेप्शन भी हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि ये बच्चे ये दोनों अपने ड्यूप्लेट में ही स्टेबल हो जाते हैं। ड्यूप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनको स्टेबल होने के लिए 8 की जरूरत नहीं है, ये स्टेबल हो जाते हैं किसमें, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में भी ये लोग स्टेबल हो जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल की आने के बाद तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है कि बोहर क्यों ऑक्टेट लाना चाह रहा था। इसी के हिसाब से उसने फिलिंग भी समझाई, जैसे कि सोडियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11, KLMN, बहुत बार कर चुके हो 9th क्लास में।
281। आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1। यहीं से रिलेट करते हैं क्या, वैलेंसी। ये वो चीजें हैं जो 9th में ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हैं। वैलेंसी क्या बोलते हैं, अगर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर मेरे, फटाफट बता देती हूँ बेटा वैलेंसी के बारे में, अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4 है तो मेरी वैलेंसी इक्वल टू क्या होगी, मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मेरी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है तो मेरी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप सिर्फ ये बॉक्स याद करते हो बच्चे तो वैलेंसी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैलेंसी डिसाइड कौन करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हर कोई कितना चाह रहा है, 8। लेकिन अगर 4 या 4 से कम है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना बच्चे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करे। इसे हम और डेप्थ में समझेंगे अभी कंसेप्ट को। सिर्फ इतना समझ लो कि वैलेंसी क्या, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम या उसके बराबर है तो क्या वैलेंसी उतनी ही होगी जितने हमारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर वो 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी क्या होगी, जितने हमारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उनको किस में से माइनस कर देंगे बेटा, 8 में से माइनस कर देंगे। तो ये जो 3 मॉडल थे, इन 3 मॉडल के साथ साथ मैं एक चीज और तुम्हें समझाना चाहती हूँ। वो क्या है हमारा, जो एक चीज हम और समझेंगे वो है एक्सरे। एक्सरे समझेंगे और रेडियो एक्टिविटी समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा, रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, 1-1 मिनट के टॉपिक है, ध्यान से समझ लो। अब एक्सरे की डिस्कवरी की बात करते हैं। अब तुम्हें ये पता है कि अगर हमारी लेग कहीं से ब्रेक हो जाती है, हमारी बोन ब्रेक हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरे करवा लो। क्यों करवा लो एक्सरे, क्योंकि एक्सरे से आपको अपनी बोन जहां पे भी क्रैक है वो इजीली विजिबल हो जाता है, यहाँ से आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई। ठीक है, इसीलिए एक्सरेज यूज करते हैं। अब एक्सरे ही क्यों यूज करते हैं, कुछ और क्यों नहीं यूज करते, वो आज समझोगे। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी में यह था बच्चे कि जब भी हम एक हाई डेंस एनोड के ऊपर क्या करते हैं, एक हैवी हाई डेंस एनोड के ऊपर एक बहुत ही हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक बहुत ही हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल अगर हम थ्रो करते हैं बच्चे, तो जो रेज प्रोड्यूस हुई वो क्या थी, हमारी एक्स रेज थी। बिल्कुल। अब इसमें जो पार्टिकल है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बहुत ही हाई स्पीड से किसी भी हाईली डेंस नोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं हाई स्पीड के साथ, किस स्पीड के साथ, बिल्कुल हाई स्पीड के साथ, तो जो रेडिएशन निकली, जो रेडिएशन हमारी निकलती है वो क्या है, एक्सरेज। इतनी बात याद रखनी है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से थ्रो करवाया किसी भी हाईली डेंस एनोड के ऊपर तो क्या निकली, जो रेज निकली उनको नाम दे दिया गया एक्सरे। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बस वो याद रखो। सबसे पहले बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होती हैं, यानी कि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा, इनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा हाई है। क्या है, हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये कि ये पेनिट्रेट का मतलब होता है बच्चे कितनी दूर तक जा सकती है, कितना लंबा किसी भी बॉडी के इनसाइड ट्रेवल कर सकती है। तो हमारी बोन्स जो है वो ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे है, इसके ऊपर कितनी सारी मसल्स हैं, कितनी स्किन की लेयर्स हैं, मसल्स हैं हमारे पास। तो हमें एक ऐसी रेस चाहिए जो इन सबको पार करते हुए बोन को स्ट्राइक करे और उसकी इमेज हमें दे। इस वजह से क्या यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। नेक्स्ट थर्ड थिंग कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बता रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही थी, तो मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये ऐसी रेज है कि अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा लो, लेकिन एक्सरे पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो अपने ही पाथ में ट्रेवल करेंगी। फिर आती है बेटा रेडियो एक्टिविटी, दैट इज हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इटसेल्फ डीकंपोज होते हैं और क्या एमिट कर रहे हैं, रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं। और कितने तरह की रेडिएशंस हैं हमारे पास, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज।
अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज थी, बीटा नेगेटिव थी और ये न्यूट्रल थे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इनकी क्या पेनिट्रेशन पावर, जो मैंने ऊपर बात की एक्स रेज की, तो पेनिट्रेशन पावर में सबसे पहले क्या है गामा, देन बीटा, देन अल्फा। सबसे ज्यादा कौन पेनिट्रेट कर रही है, गामा रेज, फिर कौन, बीटा एंड देन अल्फा रेज। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी ये होती है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेल्फ डिकम्पोज होते रहते हैं, अपने आप से टूट रहे हैं, कोई हम अपने तरफ से कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से टूट रहे हैं, और टूट रहे हैं तो क्या एमिट कर रहे हैं, रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा और पेनिट्रेशन पावर। तो ये तो बात हो गई अभी तक के जो हमने मॉडल डिस्कवर किए। ठीक है, 3 मॉडल डिस्कस किए, लिमिटेशंस डिस्कस कर ली, एक्सरे डिस्कस कर ली, रेडियो एक्टिविटी भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत समझ ली, और बीच में वैलेंसी वाला टॉपिक आया था तो वो भी हम कुछ ना कुछ हिंट हमें मिल गया। तो अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वही सेम, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो अब ये चैप्टर अभी तक बहुत स्मूथली चल रहा है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे चीजें प्रोसीड हो रही हैं, लेकिन अब जब थर्ड लेक्चर आएगा बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने के बाद मेन चीज आएगी कि हम बोहर मॉडल तक गए तो गए क्यों, ऐसी क्या चीजें थी जिसने रदरफोर्ड मॉडल से किसकी तरफ जंप करा दिया, हमें बोहर की तरफ। पहले कौन, थॉमसन, फिर कौन आए, रदरफोर्ड, इनको क्रॉस कर गए। ठीक है ना, फिर रदरफोर्ड मॉडल को भी क्रॉस करके कौन आए, बोहर। अब यहां से यहां जंप क्यों लगी वो समझ लिया, लेकिन रदरफोर्ड से बोहर में जंप लगी तो उसके रीजंस क्या थे, क्यों यहां से यहां मूव करना पड़ा, क्यों पाथ फिक्स हो गया, वो है डेप्थ स्टडी, जो हम कब से कंटिन्यू करेंगे बेटा, थर्ड लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चे ये जो वीडियो है ये बहुत लेट आ रही है, मैं भी समझती हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कुछ थे इश्यूज, कुछ ज्यादा मतलब शेड्यूल जो था वो बहुत ज्यादा बिजी था, इस वजह से ये जो वीडियो है वो काफी डिले हो गई आने में। ठीक है बच्चे, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है, कि मैं जॉब के साथ साथ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए थोड़े रेगुलर इंटरवल के टाइम में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं। ठीक है बच्चे, सो आई होप नेक्स्ट वीडियो टाइम से अपलोड हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ओके, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ओके बच्चे, थैंक यू।